this session for CA Inter Financial Management, and today are going to start our first numerical chapter titled as Time Value of Money. ये चैप्टर आपने पढ़ा था फाउंडेशन में, इसलिए हम इसको एक बार क्विकली रिव्यू करना चाहेंगे बिकॉज दिस इज द चैप्टर जिसके ऊपर बाकी सारे चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से डिपेंड करते हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए कल एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया. मैंने कहा कि आप 1,00,000 रुपए और 1,00,000 किलोमीटर को ऐड करके बताओ. आपने बोला ऐसे कैसे ऐड होगा, इन दोनों की तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही अलग है. तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 1,00,000 रुपए ऑफ फर्स्ट ईयर और 1,00,000 रुपए ऑफ सेकेंड ईयर को ऐड करके बताओ, तब भी आपका रिएक्शन वही होना चाहिए कि ऐसे कैसे ऐड होगा, इन दोनों की तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही अलग अलग है ना. तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि किन्हीं भी दो कैश फ्लोज को नहीं बातें नहीं किन्हीं भी दो कैश फ्लोज को अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो सबसे पहले उनको एक इक्वल फुटिंग पर होना, उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सेम होना ज़रूरी है. अब अलग अलग कैश फ्लोज जो होते हैं ना बेटा, उनको आप ऐसा मानो कि वो अलग अलग स्टेप्स हैं. तो सारे कैश फ्लोज को पहले एक सिंगल स्टेप पर लेकर के आओगे, तभी जाकर के आप उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, एक नई फाइल में ओपन करता हूं क्योंकि कई बार ये ड्राइंग टूल्स यूज करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है पूरे सिस्टम को ही हैंग कर देता है. ट्राई करते हैं, हैंग हो गया तो मैं रीस्टार्ट कर लूंगा, नॉट ए प्रॉब्लम. Okay. So it's like this. This is the ground level and this is first year. No. This is second year. This is third year. This is fourth year. So on. This is 0 year, right? I said this is 0 year. Let me write it here. 0. This is first year, second year, third year, fourth year. If there are cash flows at various points of time, आप उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, एक दूसरे में से घटा नहीं सकते, क्योंकि उन सब का तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही अलग अलग है. पहले आपको सबको एक कॉमन ग्राउंड पर लेकर के आना पड़ेगा, उसके बाद में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा. अगर इन सबको आप नीचे ले आए 0 ईयर पे, तो वो कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. अगर इन सबको आप ऊपर ले गए 4th ईयर पे, तो वो क्या कहलाएगा, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू. सो सपोज फर्स्ट ईयर के अमाउंट को मैं यहाँ 0 ईयर पे ले आऊँ, सेकेंड ईयर को भी 0 ईयर पे ले आऊँ, थर्ड ईयर को भी 0 ईयर पे एंड फोर्थ ईयर को भी 0 ईयर पे. तो दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, राइट? दिस इज पीवी. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इन सबको 4th ईयर पर लेकर के चला जाऊं, हाँ बिल्कुल सही, तब वो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा. अब देखो 4th ईयर के कैश फ्लो को मुझे यहाँ एक इमेजनरी लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट, लाइक दिस. 4th ईयर का कैश फ्लो ऑलरेडी 4th ईयर पे, मुझे 3rd ईयर को 4th ईयर पे ले जाना है, तो सिर्फ एक ही साल ऊपर लेके जाना पड़ेगा. व्हाट डू यू से? 3rd को 4th पे ले जाना तो कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? 1 साल. सेकंड को 4th पे ले जाना तो कितना ऊपर? 2 साल. फर्स्ट ईयर को 4th ईयर पे ले जाना है तो कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? 3 साल. 4th ईयर को कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? 0 साल. 4th ईयर को कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? 0 साल. इन चारों का जब मैं टोटल लगाऊंगा तो ये क्या कहलाएगी? फिर फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी. आर यू गेटिंग दिस सिंपल थिंग? कि किन्हीं भी अच्छा, जरूरी नहीं है कि सबको 0 ईयर पे ही एक्यूमुलेट करो या सबको 4th ईयर पे ही एक्यूमुलेट करो.
आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं इन सबको सेकेंड ईयर पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। फिर डोंट कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, उसको बोलो वैल्यू एट ईयर 2। हेलो, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू इज वैल्यू एट ईयर 0। और आपके कैश फ्लो अगर 4 साल तक चल रहे हैं तो व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज वैल्यू एट ईयर 4। Rather than accumulating all cash flows at 0 year or accumulating all cash flows at 4th year, you can also choose कि मुझे ये सारे के सारे जो कैश फ्लोज हैं उनको accumulate करना है किसी और जगह पर। सपोज मुझे उनको accumulate करना है सेकेंड ईयर पे, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ओके, राइट। एक बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, ओहो, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। ऑल राइट, जरा वो मिडिल रो फोर्थ स्विच लेफ्ट साइड से, तरुण सर का पंखा बोलो मत, पैसे ले लेंगे। नहीं, ये थर्ड, आपने थर्ड प्रेस कर दिया, आपको फोर्थ प्रेस करना है। हाँ, अब जो सुनो, टॉप रो में लेफ्ट मोस्ट है उसको भी प्रेस कर दो, टॉप में। हाँ, ये बात। और बाकी जिसको अपने अपने बंद करने कर लो आके अब। अरे ये हो गया आपने, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, स्वागत है, तालियां। प्रोजेक्टर बंद हो गया, आओ जरा थोड़ा हेल्प कर दो यार। तो बेटा लिखो, आपकी कॉपी में एक टाइटल लिखो, तुम यार एक पंखा भी नहीं चालू कर सकते यार। मतलब आप देखो कि हेल्प योर सेल्फ बेटा, प्रोजेक्टर चालू नहीं हुआ, आई कांट हेल्प इट, किसी को बुला के लाओ बाहर से। हो रहा है, वो धीरे धीरे होता है, उसकी ट्यूबलाइट देर से चलती। हाँ, तो आप लिखो टाइटल अपनी कॉपी में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसके अंदर आप लिखें एक सिंपल सी लाइन जो आपके नोट्स में भी लिखी है, पर लिख लीजिए, अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल a rupee today is more valuable than a rupee a year hence। आज जो 1 रुपया मिल गया ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है बनिस्बत की 1 साल बाद जो 1 रुपया मिले। डू यू अग्री? क्योंकि भाई साहब, आज जो 1 रुपया मिल गया वो आप चाहें तो आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा।
इस एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं आपको कि 5,000 रुपीज आज ले लो वर्सेस 5,000 रुपीज एक साल बाद ले लो, तो आप क्या कहोगे? ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, आज या नेक्स्ट ईयर? अभी दे दो। कबीर दास जी भी कह गए थे ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि उनको भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता थी, इसीलिए उन्होंने बोला था कि जो आज हो गया वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। A rupee today is more valuable than a rupee a year hence। तो आपको अगर आज 5,000 रुपए दे दूं, आप उसको ब्याज पे चढ़ा सकते हो। और मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मार्केट में मिल जाता है, सपोज दैट इज 10% पर एनम। तो अगर आपने आज ब्याज पे 5,000 रुपए चढ़ा दिए, तो 5,000 प्लस 5,000 का 10% कितना मिल जाएगा? 5,500। अब थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स, ये 5,000 को मैं कॉमन ले सकता हूं। If I take it out, तो it will become 5,000 multiplied by 1 plus 0.10। अभी 10% मतलब क्या? सुनो सुनो, ध्यान दिया आपने कभी? 10 पर वॉट, पर वॉट? सेंट। सेंट मतलब 100। When you say 10%, you are simply saying 10 पर 100। सीबीडी में क्या स्कोर था आपका? 218 की 280? 218। तो अभी अली से कोई पूछे कि स्कोर तुम्हारा क्या था, तो या तो 218 बोले। अनजान आदमी समझे ही नहीं कि यार ये 218 क्या है, तो ये परसेंट निकाल करके बता दे कितना परसेंट हो गया? 54.5। 54.5%। तो किसी ने इनसे पूछा कि यार तुम्हारा क्या स्कोर था फाउंडेशन में, तो अली इज सेइंग 54.5। लोग बोले तू इंटर में कैसे आया? 54.5 नंबर आए तेरे 400 में से। यार बोले नहीं, 54.5%। हर 100 में मेरे को 54.5 आए। तो अभी परसेंट लिखो या 0.10 लिखो, एक ही बात है भाई। पर 100, 10 पर 100 इज 0, 10 बाय 100, 10 बाय 100 इज 0.10। तो ये रेशियो एनालिसिस में भी यही झगड़ा आता है। मैं बोलता हूँ 36% इज सेम एज 0.36, बोलते नहीं नहीं, से 100 से मल्टीप्लाई करो। अरे मल्टीप्लाई क्या करो, तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर। मान लो आप पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, और सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है, पूरे पीरियड का इकट्ठा लास्ट में इंटरेस्ट मिल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर न केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है, बल्कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 5,500 पर इंटरेस्ट मिलेगा, 5,500 प्लस 5,500 का 10%। चेक करो जरा, ये कैलकुलेशन सही है? 5,500 प्लस 550, 6,050। सर इतनी हिंदी बोल दी चल गया, पर आप 59 मत बोल देना, 89 मत बोल देना, नहीं तो हमारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं आई ट्राई। अब सुनो, इसमें से मैं 5500 को फिर से अगर कॉमन ले लूं 5,500 को, तो फिर ऐसे केस में ये किस तरह से नजर आएगा? 5,500 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 6050, राइट? लेकिन ये 5,500 इटसेल्फ क्या है? 5,500 इटसेल्फ है 5,000 प्लस 5,000 इंटू 1.10। तो मैं इसको कॉपी करके और यहां रिप्लेस कर देता हूं। 5,500 को मैं रिप्लेस कर देता हूं 5,000 इंटू 1.10 से। ये 5,500 है मल्टीप्लाइड बाय 1.10। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अल्टीमेटली ये जो चीज हो गई है वो, सॉरी, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5,000 इंटू 1.10 रेज़ टू द पावर 2। कैन आई राइट इट लाइक दैट? तो डेफिनेटली फिर हमको उसको ऐसा लिख ही देना चाहिए। हमने यहां पे लिख दिया पावर 2, राइट? तो ये इस तरह से एक चीज बन गई। अब अगर ये 5,000 रुपए नहीं होके 10,000 रुपए होते तो मैं 10,000 लिख देता। 6,000 है तो 6,000 लिख दूंगा। 2,500 है तो 2,500 लिख दूंगा। मतलब यहां पे मुझे क्या लेना है? प्रेजेंट वैल्यू, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, 0.10 क्या है? रेट, रेज़ टू द पावर n।
इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू. दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिराइव्ड. ये सिंपल डेरिवेशन है कौन से वाले फॉर्मूला का? कंपाउंड इंटरेस्ट. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n. अब ये फॉर्मूला से चार तरह की चीजें कैलकुलेट हो सकती है. चार वेरिएबल हैं, कोई भी तीन अपने को दे दें तो चौथा अपन निकाल सकते हैं. अगर वो पी वी आर और एन दे दें तो बोलो हम क्या निकाल लेंगे? ऑब्वियसली हम क्या निकाल लेंगे? हाँ, एन नंबर ऑफ ईयर से वर्षा, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे. अगर वो हमको एफ वी आर और एन दे दें तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. अब वो एफ वी पी वी और एन तीनों दे दें, हाँ निकालेंगे. और आर एफ वी पी वी दे दे, एन निकाल दें. चारों दे दे तो चेक कर लेंगे कि ये वाकई इक्विलिब्रियम है कि नहीं है. और क्या है, वेरी सिंपल. सो चार में से दो मिसिंग हो जाएं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते बेटा. ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर हम. अच्छा, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं. एग्जाम में नहीं पूछेंगे मगर आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं. अरे सर एग्जाम पे फोकस करो, आगे बढ़ो. आप बता दूं, थोड़ा ज्ञान बढ़ाऊं. चलो, ज्ञान बढ़ाने में मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि सपोज मैं आपसे लोन मांगू. मैं कहूं कि यार आप सब लोग आज ही जाके पेरेंट्स से बात कर लेना और मुझे लोन चाहिए आपसे 10-10 लाख रुपए आप सब ले आओ. तो ऐसे 500 स्टूडेंट मुझे 10-10 लाख देंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 लैक्स हो जाएगा मेरे पास. 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे. हाँ, तो आपको मुझे 10 लाख का लोन देना है और मैं आपके पैसे 5 साल बाद पूरे 10 लाख लौटा दूंगा. आप मुझसे ब्याज व्याज तो नहीं लोगे ना? ऑनलाइन वालों, ब्याज लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे लेंगे नहीं लेंगे, कम लेंगे. लेंगे 20%. कौन था रे ये? तू बाहर निकल आज. आपसे डबल लेंगे. तू भी रुक जाए, तेरे को बाहर करता हूं मैं. थोड़ा सा लेंगे बट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. आपकी इच्छा हो तो दे देना. आहा, घर वाले मान जाएं फिर उसके बाद बताते हैं. ये सही जवाब था, है ना? ठीक है भाई साहब. तो ये सब मिला करके आप मेरे से ब्याज लोगे नहीं, पर तुम मतलब साबित हो गया ना कि तुम लालची हो. तुम किस बात, मेरी बात सुनो. तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे, मैं तुमको पूरे 10 लाख ही वापस करूंगा ना? नहीं, समझो. तुम तो मुझे ऐसे फटे पुराने नोट दे रहे हो, मैं अच्छे बढ़िया 2-2 हजार के कड़क नोट दूंगा यार. ये किस बात के लालची हो ना तुम? किस बात, किस ब्याज के लिए? बात किस किस क्यों ब्याज, किस बात के लिए? अगर हम ये पैसा बैंक में रख देते तो हमको वहां भी ब्याज मिलता, तो आपसे भी हम ब्याज लेंगे. तो फिर बैंक से क्यों ब्याज लोगे? चलो मुझे मत दो, बैंक को दे दो. बैंक से क्यों ब्याज लोगे? क्योंकि वो हमारा पैसा यूज करके आगे पैसा कमा रही है. मान लो बैंक आपका पैसा यूज करके आगे पैसा नहीं कमा पाए, तब तो ब्याज नहीं लोगे ना? तब भी लेंगे. क्यों? कारण इन्फ्लेशन. एक सही जवाब आ गया इतनी देर में, और वो आ गया इन्फ्लेशन. अगर आप मुझे पैसा दें, अगर आप बैंक को पैसा दें, तो 10 लाख रुपए से सपोज आज आप एक कार खरीद लेते, लेकिन अब आप कार 5 साल बाद खरीद पाओगे, और 5 साल बाद कार 10 लाख की नहीं होगी, वो 11 लाख की होगी, 11.5 लाख की होगी, 10.5 लाख की होगी, 12 लाख की होगी. तो आपने, जब आपको पैसा वापस मिला तब तक पैसे की परचेसिंग पावर ही कम हो गई, और इसी के लिए आप इन्फ्लेशन मुझसे कंपनसेशन मांगोगे. ठीक है, चलो मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 0 हो जाए. ऐसा होगा नहीं, पर मान लो हो जाए, तब तो आप मुझसे ब्याज नहीं लोगे ना? तब थोड़े लोगे यार. फिर भी लेंगे. मेरे को मालूम था तुम हो ही लालची लोग यार. क्यों क्यों लोगे ब्याज? कारण बताओ ना. अपॉर्चुनिटी चली जाएगी. अपॉर्चुनिटी, मान लो, मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या करते हैं आप? ऑल्टरनेट यूज क्या था आपके पास? उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते. तो मतलब एक्चुअली ना फिर भी बेसिक क्वेश्चन वही है कि तुम जहां इन्वेस्ट करते वहां क्यों ब्याज मांगते?
कुल मिला के ब्याज का लेन देन तो हराम है। अगर आप शरिया लॉ पढ़ें, बोहरा और मुस्लिम कानून पढ़ें, तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि रिबा हराम है। रिबा इंटरेस्ट को बोलते हैं। इस्लाम में क्या करा है? हलाल वर्सेस हराम। एम आई राइट? हलाल वर्सेस हराम, दो तरह की चीजें क्लासिफाई करी। विच इज अलाउड इज हलाल, विच इज नॉट अलाउड इज हराम। तो देश है कि भाई इंटरेस्ट तो लेना महापाप है, और बोहरा समुदाय के लोग तो ब्याज का लेन देन करते ही नहीं। अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, उसको रेंट पे दे देंगे, वहां बिजनेस करना शुरू कर देंगे। वो तो सैयदाना साहब ने मना करा है कि ब्याज लेना देना तो हराम का काम है, लेना ही नहीं चाहिए। बताओ तुम सब लालची लोग, बताओ क्यों ब्याज लो? कारण बता दो तो मैं दिलवाता हूं फिर ब्याज। कारण तो बताओ। नहीं, ये कोई कारण नहीं था। सुनो, उसका एक कारण बताता हूं मैं ब्याज लेन देन का। एक तो इन्फ्लेशन, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। दूसरा रिस्क। हाँ, ये वैभव ने ये बात भी सही बोली, रिस्क है। तरुण महाजन को पैसा दे दो और इस तरुण के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, 100 करोड़ इकट्ठे हो जाए, तो मालूम पड़े तो यूके भाग जाए, तो रिस्क है। सर आपका क्या भरोसा, आप कभी भी पलटी मार जाओ, आपके ईमान की भी कोई कीमत है? हाँ है, 101 करोड़ रुपए में तो डोल जाएगा। पता है, आप किसी से पूछो क्या आप ईमानदार हैं, क्वेश्चन ही गलत है। आप कितने रुपए तक के लिए ईमानदार हैं? आप मुझे बोलो सर 100 करोड़, मैं बोला मैं बेईमान हूं भाई मैं कब ईमानदार हूं? मैं नहीं हूं। सर वो 1 लाख रुपए गिर गए किसी के, अरे मैं ईमानदार हूं। अरे ले जा भाई, तेरे पैसे गिर गए, उठा के ले जा। यार वो तो मतलब अब क्या करेंगे, हमको रिस्क तो है। आप मुझे पैसा दें तो, पर भारत सरकार को जब आप पैसा देते हैं तो रिस्क नहीं है बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद लो, वो रिस्क फ्री होते हैं। डू यू नो दैट? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती है। आपको पता है क्यों नहीं कर सकती है? मेरे कारण अरे देखो क्या है, मुझे एक चीज और बता दो, वापस पूछ लेता हूं, सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाऊं क्या? क्वेश्चन सॉल्व करें या थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें? खाली एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना है, ज्ञान चलेगा? ठीक है, ओके। भारत सरकार डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती है, उसके दो कारण। भारत सरकार बॉन्ड इशू करती है, हर बजट में डेफिसिट होता है, 4-5 लाख करोड़ का डेफिसिट रहता ही रहता है। अब 5 लाख करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं सरकार को हर बारी, तो क्या करती है सरकार? बोलती है 5 लाख करोड़ कम पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, लोन ले लो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देती है। अब बॉन्ड का रीपेमेंट भी तो आएगा, क्या करोगे उसका? फिर लोन ले लेंगे, पर कभी नहीं चुका पाए ना तो ज्यादा टैक्स लगा दो, जीएसटी की रेट बढ़ा दो, इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दो, बाकी के नए टैक्सेस इंपोज कर दो, एजुकेशन टैक्स लगा दो, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दो, सब तरह के टैक्सेस लेके लोगों से ज्यादा पैसा वसूल कर लो, सरकार के बजट में पैसा ही पैसा आ जाएगा, फिर सरकार अपने बॉन्ड को आराम से रिफंड कर देगी। एक तरीका, क्योंकि उनके पास टैक्सिंग पावर है तो वो डिफॉल्ट नहीं कर सकते। दूसरा, उनके पास नोट छापने की पावर है। जब उनकी इच्छा आएगी, धमाधम धमाधम, आरबीआई का बोला इधर इधर सुन, इधर कितने नोट प्रेस तेरे पास? एक देवास में, एक नासिक में, एक और है, छाप। डिमोनेटाइजेशन में तूने छापे थे ना फुल कैपेसिटी में 500-2000 के नए नोट, तू 2000 के छाप, अपन एक 5000 का नया नोट निकालते भाई, तू वो छाप, तू धमाधम छाप दे 20 लाख करोड़ रुपए, वो पहुंचा इधर, ये लोगों के मुंह पे मार देते हैं, साले बोल रहे हैं पैसे वापस नहीं कर रहे हो। क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड बरसों पहले खत्म हो गया, जो चालू हुआ था तभी खत्म हो गया था वो। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो आजकल चलता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, गोल्ड रिजर्व, गोल्ड तो जितना है उतना ही है, जितना मन पड़े। हाँ ये बात अलग है, फिर उस पैसे की कोई कीमत नहीं होगी, वो अलग बात है। बट गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? रिस्क फ्री। अच्छा सुनो, गवर्नमेंट से आप रिस्क के लिए तो पैसा नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट से आप इन्फ्लेशन के लिए पैसा नहीं मांगोगे। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन खत्म हो जाए, मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, तब तो गवर्नमेंट बॉन्ड में 0% इंटरेस्ट पे पैसा लगाओगे ना। पहली बात तो गवर्नमेंट बॉन्ड है तो रिस्क नहीं है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, तो अब किस बात के लिए ब्याज मांग रहे हो लालचियों? ग्रीडी पीपल, बताओ अब किस बात का ब्याज? वो पैसा यूज कर, तो तुम्हारे पेट में दुख रहा है वो यूज कर रहे हैं, तो मान लो वो पैसा आइडल रखे तो फिर तो नहीं लोगे ना।
उसके यूज करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका एक कारण है, सुनो, हम पैसा क्यों कमाते हैं पता है? खर्च करने के लिए। और हम पैसा खर्च करें, सर मैं भी पापा को यही समझाता हूं, सुनते नहीं कि पापा आप पैसा क्यों कमाते हो? खर्च करने के लिए, तो करो। नहीं, आज नहीं तो कल खर्च तो करना ही है, तो आज ही कर लेते हैं। पैसा हम खर्च करने के लिए कमाते हैं, पर ऐसे में सरकार आके बोले कि तुम्हारा पैसा मुझे दे दो, आप बोलो अरे मैं तो फॉरेन टूर जाने वाला था, आप पैसा ले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा? सरकार बोलेगी 5 साल बाद चले जाना। आपने सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान, त्याग, अगले 5 साल के लिए अपने फॉरेन टूर का, यूरोप टूर का। अब रह रहे के रोज रात सपने में यूरोप आता है आपके, डीडीएलजे के सारे सीन आपको दिखाई देते हैं कि मैं भी जाऊंगा वहां, ऐसे ही रेड ओपन कार में घूमूंगा। लेकिन अब आपने इतना बड़ा त्याग करा है, तो इस सेक्रीफाइस के लिए आप क्या मांगोगे? कंपनसेशन। कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन। इंटरेस्ट रेट 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन, तुम मेरा पैसा ले गए, मेरा अपना कंजम्पशन 5 साल डिले हो गया, लाओ 3% पर एनम इसके लिए दो। तुम मेरा पैसा वापस करोगे तब तक तो यूरोप टूर ही महंगा हो जाएगा, मुझे 3% और दे दो। 3 कितना हो गया? 6 है। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड में 6% रेट तो आपको चाहिए, पर पैसा गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तरुण को दे रहे हो। तो सुन तरुण, तू पैसे लेके भाग सकता है, तू हमको 6% और दे। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12% जो है। अब ये 6% तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, किसी से 2 भी मांगोगे, किसी से 6 भी, किसी से 20 भी मांगोगे। तो ऐसे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। समझे आप? ठीक है। तो डेफरमेंट मतलब टाल देना किसी चीज को, आज करे सो काल कर। जिम्बाब्वे डॉलर वाला केस, जिम्बाब्वे डॉलर तो बेटा इन्फ्लेशन की वजह से हुआ था। मेरा एक फ्रेंड उस समय उन दिनों वहां काम कर रहा था, तो बोलता था हमारी कंपनी किसी चीज के लिए कोटेशन मांगती थी, तो बोले इन्फ्लेशन का रेट ऐसे 5000% पर एनम, 10,000% पर एनम, ऐसा इन्फ्लेशन रेट था जिम्बाब्वे में। एक बार ये किसने चिपकाया मेरे ऊपर? मीत ने। कुछ भी चिपका दो लाके हैं। तो वो बोले कि हमारी कंपनी जब किसी चीज़ का कोटेशन मांगती कि हम कुछ खरीदना चाहते हैं, कोटेशन दो, तो कोटेशन आता, उस पर लिखा होता वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, क्योंकि फिर तो महंगाई की वजह से भाव बढ़ जाएंगे। वो अलग कहानी है। $1 इज इक्वल टू 2 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर, ऐसे ऐसे चीजें होती दुनिया में, वो कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से। चलिए, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में छपे हैं, बस ध्यान से एक बार आप देख लीजिए। देखो, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो हम सिंगल अमाउंट को डील करना सीखेंगे। किसको डील करना सीखेंगे? सिंगल अमाउंट। और फिर हम एक सीरीज को कैसे डील किया जाए उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है। सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू द पावर n। सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n। बिल्कुल बेटा वही फॉर्मूला है अरमान, जो आपने फाउंडेशन में पढ़े थे। वहां शायद आप आई कहते होंगे, मैंने आर कह दिया, या वहां आप टी कहते होंगे, मैंने एन कह दिया, बस वैसा कोई फर्क होगा, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट ये दोनों फॉर्मूला ही सेम है, ये 2 फॉर्मूला अलग अलग ही नहीं है, सेम ही है, बस वो शफलिंग कर दी तो जो एफवी का फॉर्मूला था वो किसका बन गया? पीवी। अब बेटा अगर ये जो अमाउंट है ना कि प्रेजेंट वैल्यू कितने रुपए है, अगर इस अमाउंट को मैं 1 रुपए रख दूं यहां कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी, मुझे एक बात बताओ, 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। 5000 इंटू 1 इज 1.386 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज
तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 तो सीधे सीधे गायब हो जाएगा यहाँ से, राइट। जैसे ही मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर एन। टेक्निकली बेटा इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? इट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रूपी। इट इज इक्वल, इट विल बी इक्वल टू और मोर देन 1। डू यू अग्री और डिसअग्री? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा। अग्री डिसअग्री? 1 से कम तो ये हो ही नहीं सकता, या तो ये 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। लोगों ने इसका एक नाम और भी रखा है, प्यार से लोग इसको कंपाउंडिंग फैक्टर भी कहते हैं। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पे ब्याज चढ़ के अमाउंट बड़े हो जाने की प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब छपा है नोट्स में ही, वहीं से नोट्स ही डिस्प्लेड है स्क्रीन पर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं कि अगर आज से 5 साल बाद मुझे 1 रुपया मिलने वाला है तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नजर आता है और लोग इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। इट विल बी इक्वल टू और लेस देन 1। थिंक अबाउट इट, ट्रू फॉल्स? It will be equal to or less than 1? Absolutely true, बिल्कुल सही है ये। लोग इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहां भी लगता है वो अमाउंट छोटा हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find out future value of rupees 10,000 at the rate of 15% per annum after 4 years. 17490. 17490 है ना। कैलकुलेशन तो आपने बहुत क्विकली कर दिया, पर करा क्या है ये समझ में आया? कि अगर बैंक में आप 10,000 की एफडी करो और बैंक बोले हम 15% ब्याज देंगे, तो 4 साल बाद एफडी की मेच्योरिटी वैल्यू 17,500 रुपीज होगी। नहीं सर 490 है। अरे यार, एक तो राउंडिंग को लेके जिसने मेरा सर खाया ना, उसको मैं यहाँ मतलब स्टेज पे बुला के डांस करवाऊंगा। ये पूरे एफएम में ना कुछ बच्चे इसी को लेकर, नहीं सर मेरा 22 रुपये नहीं 26 आया, 427 नहीं 528 आया। एक बात आज कान खोल के आप सुन लो, एफएम जो एक सब्जेक्ट है पूरा फ्यूचर में देखने वाला सब्जेक्ट है। फ्यूचर में देखो, उसकी बेसिस पे आज डिसीजन लो, फिर एक्शन लो। दिस इज एफएम। जब आप फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं तो एक्यूरेसी की वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं होती। अरे आपसे पूछें कि वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद आप कैंपस इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आपको क्या लगता है आपका पहला पैकेज कितने रुपए होगा? बी रिलायबल, 500 करोड़ होगा, ऐसे कह के खुद की बेइज्जती ना करें। क्या लगता है? नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आइडिया है कि नहीं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस रेट पे एम्प्लॉय हो रहे हैं फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में? 15 लाख, 6,60,000 पर मंथ। हाँ ये ठीक है। 40,000 साल का बोलो, साल का बोलो। 12-13 लाख, 9-10 लाख, 8-9 लाख, 7-8 लाख। ओके, हाँ इंदौर का अलग हो सकता है, मेट्रो का अलग। अब देखो, हाँ 7-8 लाख तो बहुत ही रीजनेबल, इतना तो आपको मिलता ही मिलता है एज ए फ्रेशर। कितने गिरे पड़े इंसान हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं तो 7-8 लाख का पैकेज तो आपको गिरिश गिरी हालत में मिलना चाहिए।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने, किसी ने 7 लाख बोला, किसी ने 8 लाख बोला, किसी ने तो रेंज ही दे दी 10 से 12 लाख, 10 से 15 लाख, किसी ने भी नहीं बोला 9,83,526.29। जब आप फ्यूचर फोरकास्ट करते हो ना तो वो यूं ही राउंडेड ऑफ होता है, एक्यूरेसी की गुंजाइश वहां ऐसे ही नहीं होती है। तो इसलिए जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक्यूरेसी की पूंछ मत पकड़ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए आंसर तो शांति बनाए रखना, नहीं तो फिर आपको सबको एंटरटेन करना पड़ेगा, इधर आके कैमरा के सामने एक डांस परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और ऑनलाइन वाला बच्चा अगर कोई होगा तो वीडियो चालू करा के सबको दिखाया जाएगा। चलो अब समझो जरा, 10,000 आज जमा करो तो 17,500 हो गए। यार 1 मिनट ना, गलत हो गया ना ये तो, गलत गलत गलत। 1 साल का 15%, तो 4 साल का 60%, सो 10,000 शुड बिकम 16,000 ना। अरे यार, अरे 15% पर ईयर, सो 60% फॉर 4 years, सो 16,000 शुड बी द मैच्योरिटी अमाउंट। हाउ कम 17490 यार? What I am saying is simple interest, but what we want to calculate is compound interest. तो ये जो आपको कोई 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, ये कंपाउंडिंग की वजह से मिल रहे हैं, समझे आप? प्रेजेंटेशन आंसर का आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r टू द पावर n, दैट इज 10,000 इंटू 1.15 रेज़ टू द पावर 4। कैलकुलेटर की स्ट्रोक्स आप ऑलरेडी जानते हैं, जानते हैं क्या? सबसे पहले आपने 1.15 टाइप करना है, फिर एक बार इनटू प्रेस करना है, फिर 3 बार इक्वल टू प्रेस करना है। हमेशा इक्वल टू एक कम होता है, पावर 5 करनी हो तो इक्वल टू 4 होते हैं, पावर 10 करनी हो तो इक्वल टू 9 होते हैं, क्योंकि एक इंटू भी तो लगा लिया है ना हमने। 1 इंटू 3 इक्वल टू, तो पावर कितनी हो गई? 4। एक बार ये पावर 4 हो गई, उसके बाद में हमको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर देना है। तो कितना आ गया? 17,490। की स्ट्रोक्स मैं लिखता चला जाऊंगा, किसी को नोट डाउन करने की जरूरत महसूस हो तो नोट कर लेना, और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि अरे इसमें क्या नोट करना है, ये तो मेरे को ऐसे ही आता है, तो मत कर। और आप चाहें तो मैं की स्ट्रोक मेंशन ही ना करूं, कि मेंशन तो कर दूं, मेंशन तो कर ही दो सर, फिर हमारी मर्जी, हम देख लेंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹11,000 रिसीवेबल आफ्टर 4 years। अच्छा, एक मिनट मत करो, स्टॉप, डोंट टच योर कैलकुलेटर, बम फट जाएगा। सुनो, समझो ना, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹11,000 रिसीवेबल आफ्टर 4 years। अगर आप 4 साल बाद 11,000 रुपए चाहते हैं एफडी की मेच्योरिटी वैल्यू, और बैंक आपको 14% इंटरेस्ट, मतलब सुनो यार, क्या है, नंबर क्रंचिंग तो आप कर लोगे, बट नंबर के पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं वो तो बताओ। मेरे को 4 साल बाद 11,000 रुपए चाहिए, तो आज मैं कितने रुपए की एफडी करूं अगर बैंक 14% इंटरेस्ट देता है? इसलिए मैं ये वाला कैलकुलेशन कर रहा हूं, करो। Is it 6513? वेरी नाइस। की स्ट्रोक्स यही रहे होंगे आपके। 11,000, देखो एक रास्ता तो ये है कि आप ऐसा कर लो, 11,000 डिवाइडेड बाय 1.14। देखो मल्टीप्लिकेशन में ना एक इक्वल टू कम जाता है, बट जब डिवीजन आता है तो जितनी पावर उतने इक्वल टू जाएंगे। ठीक है, करके देखो, 11,000 डिवाइडेड बाय 1.14,
सुनना, एक मिनट जल्दी, कितना तेज भागते हो यार, मेरे को मालूम है कैलकुलेशन आपको आते हैं, वो आप फाउंडेशन में सीख के आए हो। हम तो इंटरप्रिटेशन पे भी तो ध्यान दें कि चल क्या रहा है आखिर। मैथ्स तो हो गया, अब फाइनेंस की बारी है। 11,000 टाइप करो कैलकुलेटर पर, डिवाइडेड बाय 1.14, एक बार इक्वल टू, बोलो फिगर, 9649। यानी जब हम 11,000 को फोर्थ ईयर से ड्रैग करके थर्ड ईयर पे लाए तो वो 9649 बन गया। यानी 11,000 में से एक साल का इंटरेस्ट घटाया तो वो 9649 बना। एक और इक्वल टू 8464, ये सेकेंड ईयर पे आ गए हम। एक और इक्वल टू 7424, कहां आ गए, फर्स्ट ईयर पे। एक और इक्वल टू 6513, ये जीरो ईयर पर आ गए। राइट, ऐसे स्टेप डाउन करा हमने, बीच के स्टेप्स पे ध्यान नहीं दिया, बट एक एक स्टेप चली आ रही थी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ऐसे करके आया ये। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि पहले ये पावर सॉल्व कर लो, ध्यान दो, 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 4 टाइम्स इक्वल टू, करके देखो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे आता है तो मैं नहीं करूं, भाई आता है तो भी कर लो ना। अब मैं कह दूं मुझे पढ़ाते आता है तो मैं क्यों पढ़ाऊं, तो ये क्या बात है, करना तो पड़ेगा ना बार बार बार। 1 डिवाइड बाय 1.14, 4 टाइम्स इक्वल टू, क्या आ गया, 0.592 आ गया। व्हाट इज दिस, नेम इट। ऑनलाइन बच्चे टाइप करो, नाम बताओ इसका। 0.592 का अच्छा सा नाम रख दो। कमलेश रख दें सर, नहीं, क्या नाम है इसका, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग फैक्टर। इट रिमेन्स इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1, लेस देन 1। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया 0.592। फिर इसको हमने 11,000 पे अप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 6513। मतलब 1 रुपए अगर आपको चाहिए तो आज 59 पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 4 साल बाद 1 रुपए चाहिए तो आज कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 59 पैसे। और 4 साल बाद 11,000 रुपए चाहिए तो आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, 6513। 4 साल बाद 1 रुपए चाहिए तो आज 59 पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। What is the present value of following cash stream? Series, stream मतलब series. If the discounting rate is 14%, सुनो अभी क्या था, हमने सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, लेकिन अब हमारे पास एक पूरी की पूरी सीरीज आ गई है, हमको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इस सीरीज में 5 अमाउंट है, आप देख रहे हो, 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमको कितनी बार लगाना पड़ेगा, 5 बार। पांचों अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे। एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकल जाए तो हम टोटल लगा सकते हैं, क्योंकि तब सब कहां आ चुके हैं, 0 ईयर पे। अभी आप टोटल लगा भी दोगे ना बेटा तो इट वोंट मेक सेंस। मैं एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख लीटर आप टोटल लगा के 2 लाख बोल भी दो तो इट वोंट मेक सेंस। सिमिलरली अगर 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 8,000 का टोटल लगाओ तो कितना है, 32, 36 होगा शायद, 36,000। अगर आप इन 5 अमाउंट का टोटल लगा के बोल भी दो कि ये 36,000 है, इट डजंट मेक सेंस। ये तो आपने रुपए, किलोमीटर, लीटर, मीटर आपस में जोड़ दिए हैं। ये तो आपने डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और पता नहीं क्या जोड़ दिया है। पहले इन सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाओ, सबकी अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालो,
फिर उसका टोटल लगाओ तो जाकर के एक सही आंसर बनेगा। तो देखो इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, एक मिनट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि आप एक टेबल बना लीजिए और उसमें एक कॉलम बनाइए ईयर का, फिर एक कॉलम बनाइए अमाउंट का, 5 6 8 9 8। और फिर एक कॉलम बनाइए प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ कितना, 14% है, क्या रेट है? सिस्टमैटिक एक टेबल बना लीजिए आप। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम 5 बार अलग अलग एफर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में। हम चाहें तो वैसे इसमें एक कॉलम और भी बना सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन करना हो तो। अदरवाइज हम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालने में कैपेबल हैं। तो चलो डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे साथ करना, हाँ, जो भी अब मैं बोलता हूं। टर्न ऑन योर कैलकुलेटर, प्रेस MRC स्विच 2 टाइम्स। KYC कर लें जरा, एक मिनट। नो योर कैलकुलेटर। आपके कैलकुलेटर पर MRC एक सिंगल स्विच है या MR एक सेपरेट स्विच है और MC एक सेपरेट स्विच है? MRC एक सिंगल स्विच है ना। उसका पता है क्या मतलब है कि जब उसको पहली बार प्रेस करोगे तो मेमोरी रिकॉल होगी, फिर प्रेस करोगे तो मेमोरी कैंसिल हो जाएगी। तो ये मैं MRC 2 बार प्रेस करने को इसलिए बोला कि पहले मेमोरी को कैंसिल कर लो फिर कैलकुलेटर को ऑन कर लो, ताकि हम क्लीन स्लेट पर स्टार्ट करें। जल्दी मत करना, आराम से चलना, है ना। यहाँ आपको अपने जलवे बताने की जरूरत नहीं कि सर आप तो पीछे रहेगा, सुनो मैं बताता हूँ। जलवे बताने का टाइम अभी आएगा, तब बताना, ये सही समय नहीं है। 5000 टाइप करो, M प्लस कर दो, कर दिया। अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? 5000। क्या कोने में कहीं M लिखा हुआ आ रहा है? ये जो कोने में लिखा हुआ है मैं ना, ये बताता है कि मेमोरी खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। अब आप 6000 टाइप करो और फिर आप टाइप करो डिवाइडेड बाय 6000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू 5263। राउंडेड ऑफ बताओ मुझे तो आप, राउंडेड ऑफ, ठीक है। M प्लस प्रेस कर दो इसके बाद में। तो जो मेमोरी में पहले पढ़ा था वो तो पढ़ा ही था, मेमोरी में ये जाके सर इसने उसको रिप्लेस कर दिया, नहीं, ऐड हो गया। M प्लस ऐड करने के लिए और M माइनस लेस करने के लिए, ऑब्वियसली। इसके बाद में आपको टाइप करना है बेटा 8000। और अब बड़े मजे की बात यह है कि आपका कैलकुलेटर निहायत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बस 2 बार इक्वल टू प्रेस करके M प्लस कर दो। 8000 टाइप करो, डिवाइड फिवाइड कुछ नहीं करना है,
कैलकुलेटर जानता है कि मालिक ने पिछली बार 1.14 से डिवाइड करा था, तो मालिक अभी भी 1.14 से ही डिवाइड करना चाहते हैं, मालिकिन एज द केस में भी। तो 8000 दो बार इक्वल टू, तो वो दो बार 1.14 से डिवाइड कर डालेगा। और m प्लस कर लो, फिगर बोलो 6 1 बाई 6 कर दूं, ठीक है। मालिक भी समझदार हो गए कि मेरा कैलकुलेटर मुझे समझ चुका है, तो मालिक ने बोला अब मैं क्या करूंगा, चलो मालिक बताओ। 9000 तीन बार इक्वल टू m प्लस, फिगर बोलो 6075। मालिक निहायत समझदार हो गए कि मेरा कैलकुलेटर समझदार हो गया है, तो मुझे इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मालिक ने बोला अब हम चार बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 4737, और फिर मालिक ने कहा हम MRC नाम का एक स्विच प्रेस कर देंगे। हाँ 2301 हार्डली मैटर्स, वो एक ही बात है। 27230 आ गया ये आंसर। ये है आपके कैलकुलेटर की खासियत कि उसके एक इंटरनल मेमोरी भी है, जिसमें उसको याद है कि पिछला ऑपरेशन 1.14 से डिवाइड करने वाला था, तो अभी अगला भी वही होगा जब तक मालिक कुछ नया ना कर दें इस बीच। राइट, गॉट इट। ऑल्टरनेटिव मेथड थोड़ा सा लंबा था, उसमें एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम बनाते हम। ऑल्टरनेटिव भी आपको एक बार मैं क्विकली करके दिखा देता हूं, फिर आपकी इच्छा हो तो फॉलो करो और ना इच्छा हो तो जाने दो उसको। फिर ठीक है, तो ऑल्टरनेट जो है आपके पास में, इसमें आपको एक कॉलम बनाना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 14%, और फिर बनाना है एक कॉलम प्रेजेंट वैल्यू का। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में मुझे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले तो यहां 1 लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में लिख लेना, मतलब 1 बना लो पहले इत्मीनान से। कॉलम वॉलम जो बनाने हैं आपको बना लो। सर केसीओ के कैलकुलेटर में नहीं है ये फंक्शन इक्वल टू वाला। अरमान, मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। कुछ कैलकुलेटर के कुछ मॉडल्स में ये नहीं चला होगा जो मैंने बताया है, तो अरमान एक दूसरा तरीका ट्राई करके देखो। आप टाइप करो 1.14, आप बाकी लोग मत करो, जिनमें पहला चला है उनमें दूसरा डेफिनेटली नहीं चलेगा। जिनका पहला नहीं चला था वो ट्राई करो। 1.14 डिवाइडेड बाय दो बार, फिर इक्वल टू प्रेस करो, तो क्या आया अरमान बताओ। शायद फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया होगा 0.877। अच्छा एक और इक्वल टू प्रेस करो, आ गया। हाँ, और फिर 0.877 आया ना, फिर क्या आया एक और इक्वल टू प्रेस करके, 0.697, जो भी है, मतलब नहीं आ रहा है 769। बेटा फिर क्या है, एक बार मैं यहाँ फेस टू फेस आपके कैलकुलेटर पे चला के दिखा दूंगा, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेटर में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। या फिर क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा आपके लिए, बेहतर है आप कैलकुलेटर बदल लें। मैं तो उस कैलकुलेटर के भी तरीके बता दूंगा आपको ढूंढ के, पर फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो कैलकुलेटर चेंज कर लो आप इससे। तो सर तो हम किसका चोरी करें, अरे यार चोरी करने कब कहा मैंने। अब यहां क्या करना पड़ेगा आपको, 1/1.14 इक्वल टू कितना आया, 0.8
7 7 पक्का। हाँ, फिर एक इक्वल टू और प्रेस कर लो 0.769, फिर एक इक्वल टू और प्रेस कर लो 0.675, फिर एक इक्वल टू और प्रेस कर लो 0.593 कर दूं, 2 है, ठीक है। ये देखो, बस ये सिंपल की स्ट्रोक है यार, एक एक इक्वल टू प्रेस करते जा रहे हो और एक एक साल का फैक्टर लिखते चले जा रहे हो। अभी भागो मत यार, आगे मत दौड़ लगाओ। बॉस के आगे और घोड़े के पीछे नहीं चला जाता है, समझे? साथ रहो, आगे मत दौड़ो। ये हो गया ना, फैक्टर आ गए। एक बार फैक्टर आ गए उसके बाद अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो सुनो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपके की स्ट्रोक्स बहुत सिंपल से हैं। पहला तो 5000 तो ऐसे ही टाइप कर लो, अब 1 क्या ही मल्टीप्लाई करो, 5000 टाइप करो और m प्लस कर दो उसको। m प्लस इसलिए ताकि बाद में टोटल लगाने की मेहनत से अपन बच सकें। उसके बाद में आप टाइप करो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.877 m प्लस। इतने कम की स्ट्रोक हो उतना अच्छा, m प्लस इक्वल टू का काम भी करता है लगे हाथ। कितना आया बताएंगे आप? 5262। फिर उसके बाद आपको पता चली गया ना कि अब क्या क्या करना है। तो अब आप टाइप करेंगे 8000 इंटू 0.769 m प्लस कितना आया 6152। ये कॉपी में लिखते जाना 6152, नहीं तो फिर बाद में कहाँ ढूंढोगे। फिर 9000 मल्टीप्लाइड बाय 0.675 m प्लस 6075। फिर 8000 मल्टीप्लाइड बाय 0.592 m प्लस क्या है 4736। फिर मेमोरी रिकॉल कर लो 27225। पर सर ये तो लेंदी तरीका है, पिछला वाला बढ़िया था चकाचक। हाँ, तो वो चकाचक तरीका अच्छा था तो उसको ही फॉलो करो। अपने को कोई ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम बताने की थोड़ी अड़ी पड़ रही है, अपन वैसे कर लेते हैं। सर 5000 को 1 इसलिए लिया ना क्योंकि वो बेस है। हाँ बेटा, 0 ईयर का फैक्टर तो 1 ही होगा ना हमेशा। अच्छा, ये 1 क्यों लिया ये पूछ रही वर्षा। देखो वर्षा, मैं बताता हूँ, इस फॉर्मूला को देखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय, या यहाँ देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। वर्षा, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 0 रख दूं तो डू यू नो एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 कितना होता है? एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। इसलिए मतलब प्रॉपर लॉजिक है कि 0 ईयर का फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। नहीं नहीं, इन्फिनिट नहीं होगा विश्वास, 1 होगा। सर ये सेकंड वाला काम कर गया मेरे कैलकुलेटर में। ओके अरमान, देन फॉलो दैट। अब सुनो, ये फर्स्ट वाले को अब मैं की स्ट्रोक नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मेरे साथ करना MRC 2 बार, फिर कैलकुलेटर ऑन। 2 बार MRC, 1 बार कैलकुलेटर ऑन कर लिया। अब हम थोड़ा ऐसे कुछ रैंडम सा करेंगे, आप ऑब्जर्व करना। मैं क्यों 0 1 2 3 4 चलूं, पहले मैं सेकेंड ईयर को निपटा देता हूं। तो आप टाइप करो 8000
ऑनलाइन स्टूडेंट, इज एवरीबडी ऑन अलर्ट? सेकेंड ईयर वाला 8000 टाइप करो, डिवाइडेड बाय 1.14, 2 टाइम्स इक्वल टू m प्लस। तो ये 6156 दिख रहा है स्क्रीन पे। अब ध्यान से सुनना, लकीली फोर्थ ईयर में भी 8000 ही है। रुको रुको, भागना नहीं है आगे। फोर्थ ईयर में भी 8000 है। तो अब अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, 8000 टाइप करूंगा, फिर 4 बार इक्वल टू करूंगा। तो 2 बार इक्वल टू तो करके बैठा ही हूं ना, अब भी बैठा हूं ना 2 बार करके। तो क्यों 4 बार की मेहनत करूं? अभी जो दिख रहा है हाल मकाम आपके कैलकुलेटर पे, 2 इक्वल टू और प्रेस कर डालो, क्या 4737 आने लग गया? m प्लस। अब आप टाइप कर लो 9000, 3 बार इक्वल टू m प्लस, डाल दो मेमोरी में, गया 6075, 6075। अब एक काम करो, 6000 टाइप करो, 1 बार इक्वल टू m प्लस, 5263 दिखने लग गया। फिर MRC करो, मैं बोल रहा हूं वो करो, MRC प्लस 5000 इक्वल टू, वही आ गया ना, 27000 ही आ गया ना। तो जरूरी थोड़ी हम ईयर का सीक्वेंस फॉलो करें, हम तो कैसे भी कर सकते हैं। गॉट इट? सर ये नंबर क्रंचिंग हो गई, इसके ऊपर कोई कहानी बना दो ना। हाँ, बहुत बढ़िया कहानी बना सकता हूँ इस पे, जो चाहो वो। एक कंपनी है, उसने अपने डिवेंचर इशू करे और उसने बोला कि जो भी हमारे डिवेंचर खरीदेगा, डिवेंचर खरीदते ही तुरंत उसको 5000 रुपए दे दिए जाएंगे। यू गो एंड बाय द डिवेंचर, एज सून एज यू बाय द डिवेंचर, इमीडिएट ये ले 5000, ऐश कर। अरे वाह, ये चलो हटाओ, मैं एक क्लब बना रहा हूं, सीए इंटर स्टूडेंट्स क्लब। अगर आप उसकी मेंबरशिप फॉर्म भर के मेंबरशिप ले लेते हैं, तो मेंबरशिप लेते ही मैं तुरंत आपको कितने रुपए दे दूंगा? 5000, फिर नेक्स्ट ईयर 6000, फिर नेक्स्ट ईयर 8000, फिर नेक्स्ट ईयर 9000, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर 8000, यानी सब मिला के। और मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा? 36000। मेरे क्लब की मेंबरशिप ले लो तो आपको सब मिला के 36000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5000 तो इमीडिएट मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा ऑफर है मेरा कि क्लब सर प्रोसेस बताओ ना, आपके क्लब की मेंबरशिप कैसे लेते हैं? एक फोटो लगेगा, एक फॉर्म में दूंगा, वो फिलअप करके देना पड़ेगा, और साथ में 50,000 रुपए कैश देने पड़ेंगे। यस और नो? यस मीन्स यू वांट टू बिकम मेंबर ऑफ माय क्लब, नो मीन्स यू डोंट वांट। कुछ ऑफलाइन वाले नो कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं? ऑनलाइन वालों की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, तुम्हारी मेजोरिटी से ही फैसला आएगा बेटा। ये 20 है, तुम 80 हो। नो आ रहा है उधर से, नो 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 नो, बिल्कुल मेजोरिटी सेज नो एंड द आंसर इज नो। अरे यार चलो हटाओ, मैं ऑफर चेंज कर रहा हूं, मैं ऑफर चेंज कर देता हूं। आप मेरे क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए 35,000 रुपीज दे दीजिए, 35,000। इन दो लड़कियों का बात करते हुए पेट ही नहीं भरता है। अरे लड़कों का, क्योंकि ये बातें लड़कियों से भी ज्यादा करते हैं। यूजुअली रेपुटेशन ये होती है कि गर्ल्स आर टॉकेटिव, बट ये दोनों तो छोकरों की बातें ही नहीं खत्म होती है। क्या बात कर रहे थे? हाँ? बता भी दो, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है? अच्छा, आपको भी नहीं मालूम? बोलो यार, 35,000 में मेंबरशिप लोगे क्या? अरे तो मैं 36 दे रहा हूं ना नालायक को तुमको। हाँ, क्यों है पता क्यों है? आप 35,000 मेंबरशिप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि अगर आप कोई पूछे इस क्लब की मेंबरशिप की फेयर वैल्यू कितनी है, तो वो 27,231 रुपए है।
अगर मैं ये मेंबरशिप 27,231 रुपीज में दूं तो आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आप मुझे देंगे 27,000, मैं आपको दूंगा 36,000। इसमें न केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाएगा, बल्कि 14% का डिजायर्ड इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। सुनो, अगर आप 30,000 में ये मेंबरशिप ले लेना तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे 30 दे रहे हो, मैं आपको 36 दूंगा, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन जो 14% आपका डिजायर्ड रिटर्न था वो आप नहीं कमा पाएंगे, आपकी कमाई 14% से कम होगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? अच्छा, मैंने आपको बताया था वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। तो ये जो अमाउंट का कॉलम है ना बेटा, असल में ये है परफॉर्मेंस, और यहां पे देखो ये जो अमाउंट का कॉलम है वो है परफॉर्मेंस, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम है ये है एक्सपेक्टेशन। सर तो आपने कल गलत बताया था, आपने कहा था परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन, हम तो परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अरे समझो ना, समझाता हूं। ये देखो स्क्रीन पर शेडेड टेक्स्ट, हाइलाइटेड टेक्स्ट को देखो। ये मैंने एक नया फॉर्मूला बना दिया प्रेजेंट वैल्यू का। इसके लेफ्ट में एक फॉर्मूला और लिखा है, ओरिजिनल फॉर्मूला था एफ वी अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन। मैंने बोला नहीं, दिस इज एफ वी डिवाइडेड बाय नहीं, दिस इज एफ वी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन होगा। क्या ये फॉर्मूला भी सही है? सर यार फालतू बातें मत करो, बात तो एक ही है। तो वही ना, वो जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उधर, वो 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली तो डिवाइड ही हो रहा है। ये रही कंपनी की परफॉर्मेंस, और 14% है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन। बिना सॉल्व करे, अपना आईक्यू इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस क्लब में आपको डबल अमाउंट प्रॉमिस कर दूं कि दिस अमाउंट विल बी डबल, 10,000, 12,000, 16,000, 18,000, 16,000, तो क्लब की करंट फेयर वैल्यू पर, आज के सही भाव पर क्या असर आएगा? ये फेयर वैल्यू बढ़ेगी, कम हो जाएगी, या सेम रहेगी? बढ़ेगी, डबल हो जाएगी, बल्कि बढ़ेगी भी क्या, बल्कि क्या होगी, डबल हो जाएगी। ऐसा ऑफलाइन स्टूडेंट बोलते हैं। ऑनलाइन वालों को टाइप करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड हमको उनको देना पड़ता है। तुमको तो मुंह खोलने में कोई टाइम ही नहीं लगता है, रेडी होता है, ये बेचारे टाइप करते हैं। सेम रहेगी मुस्कान इज सेइंग, उतनी ही रहेगी प्रथम इज सेइंग। आप तो डबल दोगे, फिर क्या लिखा, का तो सेम देंगे, ये क्या है? अरे मैंने कहा कि ये 5,000, ये अमाउंट को मैं बढ़ा के डबल कर देता हूं, तो फिर ये 27,000 पे क्या असर आएगा? ये क्वेश्चन है बेटा, रिपीट कर दिया। डबल नहीं समझ में आता है तो बोल के भी बताया मैंने, 10,000, 12,000, 16,000, 18,000, 16,000। अगर मैं इनको ये कर दूं तो फाइनल आंसर सेम रहेगा कि डबल हो जाएगा? बहुत प्यारे बच्चे हैं यार, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मौसमी कहती है सेम रहेगा, आनंद चयन डबल, विश्वास सेम। अरे बेटा अमाउंट डबल होगा तो आंसर डबल ही हो जाएगा ना, उसमें कोई शक क्यों आ रहा है? कहीं से कहीं तक शक करने की गुंजाइश ही नहीं। अमाउंट डबल करोगे तो आंसर डबल ही होगा, न्यूमरेटर डबल करोगे तो आंसर डबल होगा, क्योंकि बाकी सब तो से। 1 मिनट करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर ऑन करो। समझ गए? नहीं, पर जो बच्चे नहीं समझे उनका क्या करूं? परफॉर्मेंस डबल हो गई, एक्सपेक्टेशन सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वेरी सिंपल। या चलो परफॉर्मेंस 10% बढ़ गई
तो वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब अगर अमाउंट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर रेट बढ़ गई 14% की जगह 20% हो गई तो वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। मेरे साथ एमआरसी 2 बार, कैलकुलेटर ऑन करो। अब ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, जब भी कैलकुलेशन बोलूं तो ये कर ही लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। सुनो, तो आप फटाफट एक जल्दी मेरे साथ, लेकिन जल्दी सिर्फ मेरे जितना जल्दी, 5000 m प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 1.20, क्योंकि अब मैंने 20% रेट कर दिया है। 6000 डिवाइड बाय 1.20 इक्वल टू m प्लस 8000 2 टाइम्स इक्वल टू m प्लस 9000 3 टाइम्स इक्वल टू m प्लस 8000 4 टाइम्स इक्वल टू m प्लस एमआरसी। परफेक्ट। कितना हो जाएगा ये? 24620, मतलब 24,000 हो जाएगा, 24,600। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन हायर हो जाती है तो वैल्यू लोअर हो जाती है। हायर द एक्सपेक्टेशन, लोअर द वैल्यू, हायर द परफॉर्मेंस, हायर द वैल्यू। चलो जनरल चेक करते हैं अपन। एक कंपनी बोलती है कि एक कंपनी के बारे में आपको लगता है कि ये कंपनी ह्यूज डिविडेंड पे करेगी फ्यूचर में, उसके इक्विटी शेयर की वैल्यू आज आपकी नजरों में कम होगी कि ज्यादा होगी? ह्यूज मतलब ज्यादा, बड़ा। आप सोचते थे कि कंपनी हर साल 5-5 रुपए डिविडेंड देगी, लेकिन अचानक एक नई खबर आई कि आप गलत सोचते थे, कंपनी 15-15 रुपए डिविडेंड देगी अनंत सालों तक। तो अब इसका बाजार भाव पर क्या असर आएगा? क्या शेयर का बाजार भाव बढ़ेगा ऑनलाइन वालों, कि घटेगा, कि सेम रहेगा? बढ़ेगा। एक बार रिपीट कर दूं, पहले ऐसा लगता था कि एक कंपनी भविष्य में हर साल 5 रुपए डिविडेंड देगी। बाजार में एक नई जानकारी आई कि अरे नहीं नहीं, आप गलत सोचते थे, ये कंपनी तो हर साल उम्मीद है कि 15 रुपए डिविडेंड देगी। तो उसके शेयर का भाव आज बाजार में ये खबर आने के बाद बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अब जो फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई। पास्ट परफॉर्मेंस की तो हम बात भी नहीं करते ना, हम तो सिर्फ किसकी बात करते हैं? फोरकास्टेड परफॉर्मेंस। और सर हमारी फोरकास्टिंग गलत निकल गई तो आपका डिसीजन गलत होगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। यही तो दुनिया है, सब कुछ सर्टेन थोड़ी है यहाँ। अरे सीए जितना अनसर्टेन कोर्स करके सर्टेनिटी के बारे में सोचने वाला तो आदमी बेवकूफ है, ठीक है ना? हो सकता है फोरकास्टिंग गलत हो जाए, असल में कंपनी 2 रुपए डिविडेंड भी नहीं दे, वो बात की बात है। सुनो ना, इसीलिए तो पूरा शेयर बाजार ऐसे ही तो मूव करता है, पूरा का पूरा। जैसे ही मार्केट में ये खबर आए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो ऐसी खबर आ जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत हेवी पेनल्टी इंपोज कर दी बिकॉज दे फाउंड टू बी in non-compliance of law. In fact, there was a big fraud inside the company. अब शेयर के बाजार भाव पे क्या असर आएगा? क्योंकि लोग बोलेंगे कि अरे ये तो फ्रॉड निकले, अकाउंट्स में तो बहुत प्रॉफिट बताते हैं, असल में तो इनका कम है, सरकार इनके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहती है। तो इसका मतलब कंपनी कम कमाएगी, कम कमाएगी तो भविष्य में कम डिविडेंड देगी, भविष्य में कम डिविडेंड देगी तो कैश फ्लो छोटे छोटे हैं, तो कैश फ्लो छोटे छोटे हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी छोटी छोटी हो जाएगी। छोटी छोटी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ के तो छोटा छोटा आंसर आएगा। तो इसका मतलब मेरी नजरों में उस शेयर का भाव क्या है? अब कम है, ठीक है ना? तो हमने नहीं, उसको एक्सपेक्टेशन नहीं बोलते वर्षा, उसको बोलते हैं कि पहले आपने हायर फोरकास्ट करा था, अब इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन आपका फोरकास्ट क्या हो गया? लोअर हो गया, और इसीलिए शेयर की वैल्यू क्या हो गई? कम। पूरा दुनिया में बस यही खेल है कि आप सबसे पहले तो ईयर्स पता कर लो, फिर कैश फ्लो पता कर लो, फिर आप कितना रिटर्न कमाना चाहते हो वो देख लो, फिर बस ऐसी टेबल बना के टोटल लगा दो। पूरी दुनिया इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड है। पर ये एक बेसिक स्टेप है, इसके आगे जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे कॉम्प्लिकेशन के लेवल बढ़ते जाएंगे।
ये पर्पस है बेटा, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है, बट इसके पीछे का पर्पस। हाँ, परसेंट नहीं बोला, रुपए बोला मैंने। 5 रुपए डिविडेंड हर साल कंपनी देगी ऐसा पहले लगता था। अब लगता है कि कंपनी को बहुत सारे फॉरेन ऑर्डर्स मिल गए हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत बढ़ जाएगा, तो कंपनी तो 15 रुपए डिविडेंड देगी। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है। एक्सपेक्टेशन इसको कहते हैं जो इन 3 चीजों से मिलके बनी होती है, इन्फ्लेशन, रिस्क प्रीमियम और कंपनसेशन फॉर डिफरमेंट ऑफ कंजम्पशन। कंपनी को विदेशी ऑर्डर हाथ लग जाने से न तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ा है, न कंपनी ज्यादा रिस्की हुई है, न आपकी डिजायर्स फॉर कंजम्पशन कम या ज्यादा हुई है। आपकी एक्सपेक्टेशन कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती ही नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन तो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो आप कह रहे हो ना कि पहले 5 था फिर 15 हो गया, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है। ओके, एक्सपेक्टेशन तो इसको बोलते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था, अब मैं बोलूं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट अचानक से डबल हो जाए, फिर भी कंपनी 5 का 5 ही डिविडेंड देगी, ऐसा आपको लगता है? अब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया तो डिस्काउंटिंग 14% से नहीं 20% से करोगे, और जबकि डिविडेंड तो वही 5 रुपए का 5 रुपए ही रहने वाला है। तो फिर ऐसे केस में आप बोलोगे कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने की वजह से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, या आपको लगा अरे यार ये कंपनी बहुत रिस्की है, हमने नहीं सोचा था इतनी रिस्की है, हमको तो इससे रिस्क प्रीमियम ज्यादा चाहिए, तो आप 25% से डिस्काउंटिंग करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो बोलोगे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो वैल्यू कम हो गई। राइट, बम फट के उसने भी बोला कि हाँ राइट। बेटा ये इंटरप्रिटेशन था, आपने जो पढ़ा था वो मैथमेटिक्स था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस है, यानी उस मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन रियल लाइफ में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हाँ, एन्युटी क्या होती है आप जानते हो ना, ये एन्युटी इज नॉट ए सिंगल कैश फ्लो, इट्स ए सीरीज। लेकिन सीरीज कैसी, जो 2 शर्तें पूरी करे, ऑल अमाउंट्स आर इक्वल, ऑल टाइम गैप्स आर इक्वल। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सिंगल कैश फ्लो है कि सीरीज है? ऑनलाइन मैंने पूछा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 5 अमाउंट दिए हैं, ये सिंगल कैश फ्लो है कि सीरीज है? फॉर श्योर ये सीरीज है, ये सीरीज है, मगर ये एन्युटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट इक्वल नहीं है, और तो और टाइम गैप भी इक्वल नहीं है। टाइम गैप तब इक्वल मानते हैं जब यहां 0 ईयर नहीं होता। पहला कैश फ्लो धड़ाम से 0 ईयर पे आ गया, तो पहले कैश फ्लो में तो कोई गैप ही नहीं रहा, वहीं के वहीं आ गया, फिर 1-1 साल का गैप है। एन्युटी फर्स्ट ईयर एंड से स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, तो पहला टाइम गैप भी कितना हो गया, 1 साल, बाद के भी 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल, ऐसे। उसको हम फिर क्या कहते हैं, एन्युटी। एन्युटी एक ऐसी सीरीज है जिसमें टाइम गैप इक्वल होते हैं और जिसमें अमाउंट भी इक्वल होते हैं, वो एन्युटी कहलाती है। और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो, देखो पहले तो एन्युटी का एग्जांपल देख लो, क्या ये एन्युटी का सही एग्जांपल है? लुक एट द स्क्रीन। आपने यस सर बोला, ये एन्युटी का एग्जांपल है क्योंकि सारे अमाउंट कैसे हैं, इक्वल, और टाइम गैप भी कैसे हैं, इक्वल। राइट, अब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 2 रास्ते हैं। डोंट ट्रीट इट एज एन्युटी, ट्रीट इट एज 4 सिंगल कैश फ्लोज इन दिस एग्जांपल, और सिंगल सिंगल वाले से सॉल्व कर लो। या फिर अरे सब 4-4 बार की मेहनत क्या करेंगे, और तो 4 है, 40 होते तो क्यों ना हम एक एन्युटी का ही फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर। एक मिनट स्टॉप, रुको, समझो। जैसे आपको वड़ा पाव खाना है, तो आपने एक वड़ा पाव या पानी पत्ता से खाए उस दिन आपने, तो आपने एक पतासा हाथ में लिया, सिंगल यूनिट
पूरा एक मुंह के अंदर एक बार में एक पतासे को डील करा, सिंगल सिंगल करके। भैया पांचों एक साथ मुंह में डाल दो। कितने मिले थे एक जन को? 5। पांचों एक साथ मुंह में डाल दो, नहीं, सिंगल सिंगल। आप सीख गए कि अपने को सिंगल सिंगल ही डील करना है। फिर आपको लंच में चावल मिले, राइस, आप सीख गए थे मुझे सिंगल सिंगल ही डील करना है। आपने टूथपिक मंगाई, इससे बेटर ये है कि आप स्पून यूज करें और एक बार में पूरी एक सीरीज को डील कर डालें, राइट। ये वही स्पून है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का इसके बिना भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, पर लंबा पड़ता है। ये एक शॉट में आंसर निकाल देता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए इंटू 1/1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आर। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व किया आपने? 3037, राइट। ये देखिए बिल्कुल सही आंसर निकाला आपने। 1000 इंटू 1 माइनस 1/1.12 रेस्ट टू द पावर 4। पूरे की पावर 4 लगानी चाहिए, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर की लगा दी, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है। डिवाइडेड बाय 0.12। की स्ट्रोक्स, ये देखो, ये रहे की स्ट्रोक। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.12 4 बार इक्वल टू कर लो, तो ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद -1 उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.12। यहां तक करके जो आंसर आएगा ना, वो होगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। मल्टीप्लाइड बाय 1000। हाँ बेटा रिया, हैव सम पेशेंस। मैंने कहा ना, बॉस के आगे नहीं दौड़ते, सब बताऊंगा मैं।
क्या ये 3037 आता है इस तरह से? इसमें हमने पूरा फॉर्मूला ऑपरेट करा है, शॉर्टकट आपको मालूम ही है, आप जीटी फंक्शन यूज कर सकते हो। तो एक बार शॉर्टकट क्विकली कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 4 टाइम्स इक्वल टू एन प्रेस जीटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू, इसको इसको जीटी को हम कल डिस्कस करेंगे। मैं आज बताना नहीं चाह रहा था, पर रिया ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अरे हाँ बेटा, ग्रैंड टोटल पर मेरे पास अतिरिक्त ज्ञान है, इसके अलावा और वो भी दे दूंगा मैं आपको, है ना? चलेगा ना? चले पक्का ना? तो बस फिर कल चालू करते हैं इसको। थैंक यू, बाय।